क्या हुआ? नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में हमारे तीसरा लेसन चल रहा था, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष के बारे में बात करेंगे। आज जो राजनीतिक आंदोलन है 1885 लेकर 1857 लेकर 1919 के मध्य आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन 1857 में क्रांति की सफलता के पश्चात भारतीयों को जागरूक करने के लिए, अपने अधिकारों के लिए, उनमें राजनीतिक चेतना का संचार करने के लिए अलग अलग संगठनों की स्थापना भारत में होती है। क्योंकि क्रांति जब असफल हुई तो भारतवासियों को ऐसा लगा कि अब इसके पश्चात अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश प्रशासन हमारे साथ पहले से ज्यादा हमारा आर्थिक शोषण करेंगे। तो बात करते हैं पहले कि सबसे पहले जो राजनीतिक स्थापना हुई किसकी हुई, तो बात करते हैं 1875 में इंडियन बैंक की स्थापना होती है। 1875 में इंडियन बैंक की स्थापना होती है। इस लिंक की जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था सार्वजनिक चेतना द्वारा, इसका उद्देश्य माना जाता है कि संगठन का सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला ये पहला संगठन था। सार्वजनिक चेतना लोगों में बनना कि आप अपने अधिकारों के लिए अंग्रेज सरकार के खिलाफ आप संघर्ष करिए, खड़े हुए उसका विरोध करिए। तो ये भारत का पहला सार्वजनिक चेतना प्रारंभ करने वाला संगठन है ये। तो भारत का पहला सार्वजनिक चेतना लोगों में बढ़ने वाला जो संगठन था वो था इंडियन लीग। स्थापना होती है 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। दूसरी बात करें तो दूसरा संगठन है इंडियन एसोसिएशन। दूसरा जो संगठन है राज्य संगठन और इंडियन एसोसिएशन है। इसकी स्थापना 1875 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा की जाती है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है। इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है। तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके द्वारा की जाती है, तो 1875 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कलकत्ता नामक स्थान पर इसकी स्थापना की जाती है। ये दूसरा इंडियन एसोसिएशन हमारा जो राजनीतिक संगठन है। तीसरे संगठन की बात करें जो प्राचीन आज वर्तमान में एक प्राचीन राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी है जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है, उसके बारे में बात करते हैं। में एक यूरोप अधिकारी था, सेवानिवृत्त कर्मचारी था, एलन ऑक्टेवियन हुम। इसके द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। कांग्रेस की स्थापना की जाती है जो आज वर्तमान समय में एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और भारत की सबसे प्राचीन पार्टियों में से एक मानी जाती है कांग्रेस पार्टी, जिसकी वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्षता है वो सोनिया गांधी जी है। तो इसकी स्थापना 1885 में एलन ऑक्टेवियन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना क्यों की गई? क्योंकि 1857 जो विद्रोह हुआ, जो क्रांति हुई, उससे अंग्रेजों ने सबक लिया और आगे भविष्य में ऐसा कोई
हमारे खिलाफ कोई सा विरोध ना हो, उसके लिए एक संगठन की स्थापना होनी चाहिए और इस संगठन के माध्यम से उस विद्रोह, उस विरोध की भावनाओं को क्या कहते जाए, दबा दिया जाए। इसलिए अंग्रेज सरकार एलन ओक्यूलेन के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना करवाती है 1885 ईस्वी में। इसका पहला अध्यक्ष है, प्रथम जो अध्यक्ष है गोमेश चंद्र बनर्जी। इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, गोमेश बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया जाता है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया इसको पहले अधिवेशन में, 72 प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया जाता है और इसका पहला अधिवेशन होता है वो गोकुल, तेजपाल संस्कृत स्कूल में होता है और बंबई में होता है। बंबई में इसका पहला अधिवेशन होता है। संस्थापक कौन, एलन ओक्यूलेन हो, प्रथम अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी। 72 प्रतिनिधि पहले सत्र में भाग लिया और गोकुल का तेजपाल जो स्कूल है बंबई में, इसका वहां प्रथम अध्यक्ष वो अधिवेशन होता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या थे, कांग्रेस पार्टी के उद्देश्य तो दो उद्देश्यों की बात करते हैं। पहला उद्देश्य इसका है आने वाले वर्षों में कार्यक्रम पर विचार करना। पहला है आने वाले वर्षों में जो कार्यक्रम है, कार्यक्रमों पर विचार करना। जो दूसरा इसका जो उद्देश्य है, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न लगे लोगों को आपस में प्रेरित कराना। राष्ट्र की उन्नति में लगे लोगों को आपस में परिचित करवाना। इसके दो उद्देश्य माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। आगे बात करते हैं 1915 कांग्रेस पार्टी आगे चलकर दो गुटों में बढ़ जाती है। कांग्रेस पार्टी आगे चलकर दो गुटों में बढ़ जाती है। दो गुटों में पहला जो गुट है वो कहलाता है उदारवादी गुट। जो दूसरा जो गुट है वो कहलाता है ग्रामपंथी। उदारवादियों का अर्थ होता है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए अंग्रेज सरकार के सामने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से हम क्या करें, उनको अपनी जो कमियां हैं भारत की, हमारे साथ कितना शोषण कर रहे हैं, उन कमियों के बारे में उनको प्रार्थना पत्रों के माध्यम से बताना कि हमारे साथ यहाँ के जो अधिकारी ये कर रहे हैं, यहाँ के जमींदार हमारे साथ ये जो बर्ताव करते हैं उनके, तो उन प्रार्थना पत्रों के माध्यम से उन अपनी मांगों को अंग्रेज सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना वो क्या कहलाता है, उदारवाद कहलाता है। ग्रामपंथी अपनी मांगों को इंसाफी तरीके से मनवाना वो कहलाता है ग्रामपंथी। दो भागों में बढ़ जाता है। उदारवादी गुट है, उसमें दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश्वर बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, भीमराव वाचा, ये सारे के सारे जो नेता थे वो उदारवादी गुट के नेता थे, उसमें सम्मिलित थे। अब ग्रामपंथी की बात करें कि ग्रामपंथी में कौन कौन शामिल थे, तो ग्रामपंथी में बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, और आज तीसरा है लाला लाजपत राय। तो दोनों गुटों के जो नेतृत्व करने वाले थे वो अलग अलग थे। तो ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता कौन कौन थे, तो दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी और दिनेश वाचा। अगले ग्रामपंथी नेताओं में बाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल
और लाला लाजपत राय इसमें शामिल थे। अब आगे बात करते हैं इसमें कि 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आयरिश आंदोलन एक संगठन की स्थापना की जाती है। 1916 में बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे में होम रूल की स्थापना की जाती है। तो अलग अलग व्यक्तित्व द्वारा अलग अलग संगठनों की स्थापना की जाती है 1857 से लेकर 1919 के मध्य। अब हम बात करते हैं 1900 1919 से लेकर 1947 के मध्य जो राजनीतिक आंदोलन हुए उनके बारे में उन्नीस से 1947 ईस्वी तक 1919 से 1947 ईस्वी तक। तो हम पहले बात करें 1919 में एक ऐसा कानून पास किया जाता है जिसका नाम रोलेट एक्ट था। 19 मार्च 1919 को उस कानून को भारतीय समाज प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा कानून था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता था और ना उस कानून में ना वकील, ना दलील, ना अपील की आवश्यकता थी और उस कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई थी। तो पहली बात करें अपन 19 मार्च 1919 को एक कानून पास होता है रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहते हैं। काला कानून की संज्ञा दी जाती है इसे। इस एक्ट के पास होने के बाद भारतीयों में एक स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होते थे और जैसे 5 से ज्यादा इकट्ठे हो गए तो उन व्यक्तियों को किसी जुर्म न करने के बाद भी उन्हें जेल में ठूस दिया जाता था। तो इस कानून में काला कानून कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करना, ना कोई वकील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, यानी ना उसे वकील छुड़ा सकता है, ना कोई उसे दलीलें छुड़ा सकती है, ना उसको कोई छुड़ाने की अपील कर सकता है। ऐसा कानून क्या कहलाता है? रोलेट एक्ट कहलाता है। इसकी जो परिभाषा है वो देख लीजिए। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, ना अपील, ना दलील, ना कोई वकील की आवश्यकता होती थी और उसे 2 या 3 साल में छोड़ा जाता था, इसलिए इसे काला कानून कहते हैं। फिर हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले नेता थे। जलियांवाला हत्याकांड जो होता है अमृतसर में, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू इस रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। रोलेट एक्ट का विरोध करने पर दोनों की गिरफ्तार अंग्रेज सरकार द्वारा इनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है और गिरफ्तार करने के बाद वहां की जनता इन्हें छुड़ाने के लिए वहां पर एक सभा का आयोजन करती है और वो जब सभा जो होती है
वो जलियांवाला नामक स्थान पर होती है। जलियांवाला बाग में एक सभा होती है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग अमृतसर में है। सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचली जब इस कानून का इन्होंने विरोध किया, रोलिंग एक्ट का, तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनको छुड़ाने के लिए अमृतसर की जनता जलियांवाला बाग स्थान पर इकट्ठी होती है और एक सभा का आयोजन करती है। जब सभा शांतिपूर्वक चल रही थी तो जनरल डायर के द्वारा उस सभा पर बिना चेतावनी दिए हुए, बिना सूचना दिए हुए गोलियां चलवा दी जाती है, जिसमें 382 व्यक्ति मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 382 व्यक्ति मारे जाते हैं, लेकिन भारतीयों के अनुसार वहां पर 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। और ये क्या कहलाता है, ये हत्याकांड, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसको संज्ञा दी गई है। तो जलियांवाला हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। आगे बात करें इन्हीं आंदोलन में क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला कांड का उत्तरदायी कारण क्या है, उत्तरदायी कौन था? तो उत्तरदायी बनता है जनरल डायर। जनरल डायर क्या करता है? बिना सूचना दिए हुए उस मैदान पर गोलियों की बौछार होती है, तो उसमें 382 व्यक्ति सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे जाते हैं और भारतीयों के अनुसार वहां पर 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। अब बात करते हैं आगे खिलाफत आंदोलन। 19 अक्टूबर 1919 जब प्रथम विश्व युद्ध होता है 1914 से लेकर 1918 के मध्य, तो भारतीय मुसलमानों को भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया जाता है अंग्रेज सरकार द्वारा, और उनको इस दिखावे में लिया जाता है भारतीय मुसलमानों को कि आपके जो खलीफा है, तुर्की में जो खलीफा बैठता है, आपका जो सर्वोच्च गुरु कहलाता है खलीफा, उस खलीफा के बहुत सारे अधिकार मोड़ दे देंगे अगर हम इस प्रथम विश्व युद्ध में जीत जाते हैं, हमारी विजय हो जाती है। जैसे प्रथम समाप्त होता है 1918 में, तो जो खलीफा था भारतीय मुसलमानों को जो सर्वोच्च गुरु कहलाता था, उस खलीफा के कुछ अधिकार कम कर दिए गए। उन्हीं अधिकारों को वापस दिलाने के लिए भारत में भारतीय मुसलमान क्या करते हैं, उसके खलीफा के पक्ष में एक आंदोलन चलाते हैं, उसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन को हमारे जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने इनको एक संपूर्ण योगदान इस खिलाफत आंदोलन को दिया था, सहयोग अपना दिया था। आगे बात करें असहयोग आंदोलन। 1920 असहयोग आंदोलन की बात करें तो गांधी जी भारतीय जनता से ये कहते हैं कि आप अगर मेरा सहयोग कर दोगे और अंग्रेजों की वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेज स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करना, अंग्रेजों के जो विदेशी कब्जों का बहिष्कार करना, अगर आप इनमें मेरा सहयोग कर दोगे इस बातों पर, तो ये जो आंदोलन है हमें 1 साल के भीतर हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, अंग्रेजी दास्तान से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये ऐसा आंदोलन शुरू होता है, इसमें किसी भी विदेशी वस्तु को क्या करना, असहयोग करना, इसलिए इस आंदोलन क्या नाम दिया गया, असहयोग आंदोलन इसको नाम दिया गया है। नेतृत्व करने वाले थे महात्मा गांधी। आंदोलन अपनी अच्छी तरह से चल रहा था, अपने जोश में चल रहा था आरक्षण आंदोलन, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चोराचोरी नामक स्थान पर इक्कीस 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। 22 पुलिसकर्मियों को। तो गांधी जी क्या करते हैं, 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं
और इस आंदोलन को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। इसलिए आंदोलन ऐसा आंदोलन इतना सफल नहीं होता आगे चलकर। फिर हम बात करते हैं आगे साइमन कमीशन की। कितने आंदोलन हुए, रोलेक्ट हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, जलियांवाला आंदोलन हुआ, चोरी कांड हुआ, साइमन कमीशन 1928, इतने जलियांवाला कांड हो गया, खिलाफत हो गया, रोलेक्ट हो गया, ऐसे आंदोलन में चोरी कांड हो गया। इन सब की जांच करने के लिए इंग्लैंड से 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना होती है और ये भारत 1927 में पहुंचता है, लेकिन इसका भारतीय द्वारा इसका विरोध किया जाता है। विरोध क्यों किया गया? क्योंकि इस कमीशन में, इस आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, और जब इसमें भारतीय शामिल नहीं होगा तो भारतीयों के बचाव के लिए कौन व्यक्ति आवाज उठाएगा? इसलिए इस आंदोलन का भारत में क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और अमृतसर में, लाहौर में बाल गंगाधर लाला लाजपत राय इसका विरोध करते हैं, तो उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और लाठीचार्ज में घायल हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जाता है और उस सरकारी समय में नमक पर टैक्स बहुत ज्यादा भारतीयों से लिया जा रहा था और नमक बनाने का अधिकार भी भारतीयों के पास नहीं था। इसलिए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाता है। 12 अप्रैल 6 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा की जाती है। इस दांडी की यात्रा में जब यात्रा की जाती है साबरमती आश्रम से दांडी के मंदिर, और दांडी पहुंचकर गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ वहां पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा जाता है और यहीं से नमक कानून तोड़ने के पश्चात सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह वो आंदोलन था कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हड़तालें की जाए, ना पानी ना अन्न के ग्रहण करें और सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक तरीके से वहां पर एक जगह बैठ जाए। अलग अलग तो सबसे पहले जो व्यक्ति सत्याग्रह करने वाले थे व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। भारत के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे भारत के पहले सत्याग्रही माने जाते हैं। जो दूसरे सत्याग्रही माने जाते हैं वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो सत्याग्रही माने जाते हैं वो बरादत थे। तो अलग अलग स्थानों पर ये व्यक्ति आयोजित किए जाते हैं। इसके साथ शुरुआत 1940 में होती है। आगे बात करें भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अंतिम आंदोलन था भारत अंग्रेजों के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। ये भी कि अंतिम प्रयास था और इसमें गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया जाता है कि अब ये हमारा अंतिम प्रयास है, या तो हमें कुछ करना है और या कुछ हमें मरना है। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही भारत आंदोलन सफल हो जाता है और आगे चलकर भारत में कैबिनेट मिशन आता है 1946 में और वो भारत का बंटवारा 2 देश में कर जाता है, एक पाकिस्तान एक भारत में। और 1947 में भारत आजाद होता है और यहीं पर आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। तो आज हमने 1857 से लेकर 1919 तक जो राजनीतिक संबंध के बारे में पढ़ा और 1919-1947 के मध्य जो आंदोलन हुए अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए हमने बारे में अध्ययन किया है। तो ये आंदोलन हमारे यहाँ यहीं पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।